नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सरकार ने छोटी बचत योजना पर रेट कटौती का अपना जो फैसला था उस पर यू टर्न तो ले लिया, लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि जिस तरीके से लो इंटरेस्ट रिजीम हम देख रहे हैं, मतलब कम ब्याज दरों का जो ये दौर है, उसमें जो छोटी बचत योजनाएं हैं क्या अभी भी फायदे का सौदा है? अब जब नए वित्त वर्ष में आप नया फाइनेंशियल प्लान अपने लिए बनाएंगे तो उसमें छोटी बचत योजनाओं को शामिल करना क्या वाकई सही कदम हो सकता है? अगर हो भी सकता है तो ऐसे कौन से विकल्प है जिसमें आपको निवेश करना चाहिए, या फिर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहिए? उसमें भी कौन सी कैटेगरी है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं? गोल्ड एक ऐसा ऑप्शन है जिसने पिछले साल काफी अच्छा परफॉर्म किया था, क्या इस साल भी उसका प्रदर्शन बेहतरीन रह सकता है और अपने पोर्टफोलियो में आप उसके दम पर उससे शामिल कर सकते हैं? ये तमाम निवेश के ऐसे विकल्प है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और बेस्ट निवेश के विकल्प हम लेकर आए हैं। हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं वो अपने अपने जो पसंदीदा निवेश विकल्प है वो आप तक यानी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज है अनिल चोपड़ा, यह है ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबीइंग बजाज कैपिटल, और कीर्तन शाह है हमारे साथ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अनिल जी और कीर्तन, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। तो क्या खास आज हम चर्चा करेंगे अपने शो में? सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे अच्छे रिटर्न के लिए कहां करें निवेश, छोटी बचत योजना में निवेश फायदे का सौदा, नए वित्तीय साल सोने में क्या करें निवेश, साथ ही ये भी जानेंगे कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश है फायदेमंद। तो निवेश के बेस्ट विकल्प की जो बात होती है, अनिल जी आपसे मैं शुरुआत करूंगी आपसे, क्योंकि थोड़ी चर्चा हुई थी शो से पहले और हमने जो आपके निवेश के विकल्प थे उनको एक पॉइंटर तौर पर लिख भी दिया है। मैं चाहती हूं कि वो स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाए, क्योंकि एक एक करके उस पर चर्चा करनी है। आपने अपने निवेश के बेस्ट विकल्प में जो सजेस्ट किया निवेशकों के लिए, उसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसमें एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू निवेश है, फिर एनपीएस एक ऑप्शन है, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड एक ऑप्शन है, और साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और इक्वली प्रधानमंत्री वय वंदन योजना पीएमवाईवाई स्कीम है। अब मैं सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस समझना चाहती हूं कि आखिरकार जब हम नए वित्तीय वर्ष में निवेश की शुरुआत की बात करते हो, जिस तरीके से हम लो इंटरेस्ट रिजीम को इस वक्त देख रहे हैं, आप अभी भी छोटी बचत योजना में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं? देखिए, जब भी हम अपने निवेश की प्लानिंग करते हैं, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हमें अपने टोटल इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट्स में डिवाइड करना चाहिए। और जो तीन जो बहुत ही मशहूर और जो हमेशा से इस्तेमाल होती आई हैं जो एसेट क्लासेस है, वो हैं डेट, इक्विटी और गोल्ड। और आपने देखा होगा कि हमने जो अपनी 5 स्कीमें जो सुझाई हैं उसमें भी इन्हीं का ही मिश्रण है। उसमें इक्विटी है म्यूचुअल फंड सिप्स के जरिए और एनपीएस के जरिए, उसमें डेट है पीपीएफ के जरिए और फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स के जरिए, और जो सीनियर सिटीजन के लिए 2 स्कीमें हैं वो तो 100% डेट की ही है, क्योंकि जब इंसान रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो उसमें रिस्क लेने की क्षमता रहती नहीं है। और उसके अलावा जो गोल्ड है वो तो एक एवरग्रीन एक एसेट क्लास है, जिसमें जो इंडियंस पर्टिकुलरली तो हमेशा ही कुछ ना कुछ निवेश करके रखते हैं। तो हमेशा से ये रहता है कि कितना पैसा हम इक्विटी में करें, कितना डेट में करें, कितना गोल्ड में करें, ये अगर हम तय कर लें और अपने उम्र के अनुसार उसमें रद्दोबदल करते जाएं तो आई थिंक हम अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग या फाइनेंशियल इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। आजकल कोरोना का टाइम है, सब लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो हम भी फाइनेंशियल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड सिप्स नहीं है तो आप कभी भी फाइनेंशियल इम्यूनिटी को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे आपकी उम्र 25 साल की है या 45 साल की है, तो आप कभी भी अपनी वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आप सारा पैसा म्यूचुअल फंड सिप्स में लगा देते हैं तब आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि आप पीपीएफ भी लें, और वहां पे मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट की बात करी थी कि रियल रेट ऑफ रिटर्न हमको निकालना आना चाहिए। रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस इनकम टैक्स। तो उसको जब हम अप्लाई करते हैं तब हम पाते हैं कि जो पीपीएफ है वो एक काफी अच्छी स्कीम है, क्योंकि उसमें रियल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, टैक्स 0 है, और उसमें अगर इन्फ्लेशन हमारी 4-5% है तो 7.1% की रिटर्न है। तो पीपीएफ भी उस 5 विकल्पों में आ जाता है। एनपीएस इसलिए हमने चुना क्योंकि उसमें कई सारे फायदे हैं। एक तो यह है कि आपको टैक्स में बचत मिलती है जब आप निवेश करते हैं। दूसरा, आपकी ये रिटायरमेंट प्लानिंग और पेंशन प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है, और आपकी जो फ्यूचर ईयर्स हैं, आप चाहे 100 साल तक जिएंगे
लेकिन 60 साल के बाद आप अपनी उसमें पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। उसके अलावा उसमें लमसम अमाउंट तो फाइनेंशियल इम्यूनिटी की बेहतरीन बात की है। हम आपके ओपनिंग रिमार्क से ये समझ पाए हैं कि फाइनेंशियल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको हर किसी एसेट क्लास के साथ साथ हर किसी कैटेगरी में या हर किसी रिस्क जो एक रिस्क होता है किसी निवेश में, उसमें थोड़ा बहुत एक्सपोजर जरूरी है, तभी जाके आपका एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बनता है। कीर्तन, मैं आपका ओपनिंग रिमार्क समझना चाहती हूं। आपने जो अपने बेस्ट निवेश विकल्प बताए उसमें फिक्स्ड इनकम शामिल नहीं किया, हालांकि आपने गोल्ड जरूर शामिल किया। डेट म्यूचुअल फंड में भी आपने कहा कि हाँ, सीमित तौर पर आप निवेश कर सकते हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड का आपने जिक्र किया। आपका फिक्स्ड इनकम शामिल नहीं करने के पीछे क्या तर्क है? स्वाति, डेट में मैंने हालांकि 2-3 रिकमेंडेशन जरूर दी है, पर मेरा ब्रॉड व्यू डेट को लेकर यह है कि इंटरेस्ट रेट्स यहां से ऊपर जाने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट्स ना सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली काफी हद तक बॉटम आउट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। और अगर ये समय में जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहां से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, अगर आप एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में जो 5 साल के लिए या उसके ऊपर है, उसमें आज आप निवेश कर दोगे तो आज आप कम इंटरेस्ट रेटों को लॉक कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो में। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है फिक्स्ड इनकम में इस समय पे लंबी अवधि के लिए निवेश करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप एक लोअर इंटरेस्ट रेट को आज लॉक कर देंगे। जबकि मेरी व्यू ये है कि अगले 24 मंथ्स में आप यहां से इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊपर देखेंगे आज जो है। तो आप जब भी फिक्स्ड इनकम में निवेश करें, मुझे लग रहा है इस समय तो आपको आपकी मैच्योरिटी या कितने समय के लिए पैसा लगा रहे फिक्स्ड इनकम में वो कम रखनी चाहिए। तो हर बार जब री इन्वेस्टमेंट का मौका आएगा आपको, तब मार्केट में बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पे आपका पैसा वापस लगेगा। तो ये मेरा व्यू है स्वाति फिक्स्ड इनकम को लेकर। बिल्कुल, और अच्छी बात है क्योंकि 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनके 2 थॉट प्रोसेस हो सकते हैं निवेश को लेकर। तभी हमने ये जानना और समझना चाहा कि ऐसे भी कई दर्शक हो सकते हैं जो कि अनिल जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं और कुछ कीर्तन की बात से इत्तेफाक रखते हैं। आपके अपनी जरूरत के हिसाब से, आपके अपने लक्ष्य के हिसाब से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन हमारा मकसद है कि आपको हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स बताना। अब इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, जैसे अनिल जी आपने बात की, और जैसे कीर्तन ने भी कहा कि एक लो इंटरेस्ट रेजिम में आप बहुत ही लंबे वक्त तक आप अपना जो पैसा है वो लॉक कर देते हैं। अब हालांकि सरकार ने यू टर्न तो लिया जरूर अनिल जी कि ब्याज दरें जस की तस बरकरार रहेगी, लेकिन इसका भी आभास नजर आ रहा है कि आने वाले समय में कम से कम बढ़ेंगी तो नहीं, हो सकता है थोड़ी कम ही हो। तो ऐसे में पीपीएफ में जो नया निवेशक है उसको आप निवेश करने की सलाह देंगे ही देंगे, या फिर वो पैसा जो 15 साल के उसको लॉक इन करना है वो किसी और इंस्ट्रूमेंट में वो पार्क कर सकते हैं? देखिए, पीपीएफ जो है वो एक मस्ट हैव स्कीम है और ये डार्लिंग ऑफ इंडियन मासेस है। अब अगर हम अपनी खुद की पॉपुलेशन को देखें तो जिन लोगों ने भी पीपीएफ में निवेश किया है, 1968 से ये स्कीम चली आ रही है, 1968 से जिन लोगों ने भी इसमें निवेश किया है वो अभी तक इसमें बहुत खुश है, क्योंकि उसमें उनको इन्फ्लेशन बीटिंग टैक्स फ्री रिटर्न्स मिली हैं और साथ में टैक्स में छूट भी मिलती है जब आप निवेश करते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत। तो इससे बढ़िया तो कोई स्कीम ही नहीं है। हम ऐसे लाखों लोगों को जानते हैं कि जो अप्रैल महीना चढ़ते ही सबसे पहले दिन जाके 1.5 लाख रुपए अपना डाल देते हैं ताकि उनको टैक्स फ्री रिटर्न्स के ऊपर मिले और साथ में वो उनको फ्यूचर की उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग का भी हिस्सा बन जाए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पीपीएफ के बारे में कि आप ये स्कीम तो 15 साल की है, लेकिन 15 साल इतनी जल्दी निकल जाते हैं, उसके बाद फिर आप कभी भी पैसा अपना निकाल सकते हैं और 5-5 साल के लिए आप इसको रिन्यू भी करते जाते हैं। और आपका अगर टोटल पोर्टफोलियो कुछ 50-60 लाख का है, उसमें से आप सिर्फ अगर 1.5 लाख रुपए ही पीपीएफ में डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत बड़ी रकम जो है वो जाके स्टक हो जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन बीटिंग टैक्स फ्री रिटर्न मिलती है, इसलिए इसको इग्नोर करना जो है वो अपने खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। तो मैं तो ये कहूंगा कि 100% हर एक हिंदुस्तानी को जो भी टैक्स पेयर है डेफिनेटली सारे फैमिली मेंबर्स के नाम पे पीपीएफ खोल के और उसमें अपनी क्षमता अनुसार जमा करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलती है और ये बहुत सेफ है। आप सब लोग जानते होंगे कि इसकी जो है अगर कोई इंसॉल्वेंट भी हो जाए तब भी इसको कोर्ट भी हाथ नहीं लगा सकता।
इतनी ज्यादा ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, इससे ज्यादा कोई भी चीज सेफ नहीं है। बैंक फिक्स डिपॉजिट भी सेफ नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है कोई चीज सेफ नहीं है। तो उसके चलते पीपीएफ तो एक मस्ट है। और अभी भी अगर कोई नया निवेशक है वो अभी स्टार्ट करता है, जरूरी नहीं है कि पूरा 1.5 लाख रुपए डाले, अपनी क्षमता के अनुसार वो उसमें हर साल कुछ ना कुछ जोड़ता चले, तब वो पाएगा कि जब 15-20 साल निकल जाएंगे और रिटायरमेंट के नजदीक होगा, अच्छी खासी रकम जुड़ चुकी होगी और क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग मिलती है, आपको ब्याज पे ब्याज मिलता है और वो टैक्स फ्री होता है, तो एक अच्छी खासी रकम बढ़ जाती है, जिससे आप अपने बच्चों की शादी, अपनी रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, तरह तरह के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको पूरा कर पाते हैं। और अभी तक जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों ने भी पीपीएफ में निवेश किया है वो सभी इससे बहुत 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 खुश है। जी, हम आपका जो ये पूरा जो आपने खूबियां गिनाई है, आपके इस पूरे आर्ग्यूमेंट को हम मान लेते हैं। आपने जो एक टर्म भी दिया, डार्लिंग ऑफ इंडियन मार्केट्स, पूरा इन्वेस्टमेंट का जो एक सरताज पीपीएफ माना जाता है, वैसे सही भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षित और सेफ कोई जगह होती है ना, जो जिसमें हम समझते हैं कि यहां पर हमारा पैसा बिना सोचे समझे या कोई भी टेंशन के बगैर रह सकता है, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अभी भी है। ये इसको कोई नकार नहीं सकता है। अब डेट में ही कीर्तन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा था और भी कई ऑप्शंस हैं, अब इसमें तो मीडियम टर्म निवेशक भी हैं और लॉन्ग टर्म निवेशक भी हैं, उनके लिए ऐसे कौन से ऑप्शन है जो कि फिक्स्ड प्रोडक्ट में अपना जो निवेश है वो नहीं रखना चाहते हैं और उनका नजरिया है कि क्योंकि कम ब्याज दरें हैं, रिटर्न भी हमें ठीक ठाक मिले, उनके लिए डेट में निवेश का मौका कहां पर है? सो स्वाति, ऑफ कोर्स पीपीएफ के अलावा अगर बात करें तो दो चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि डेट में थोड़ा सा कब इन्वेस्ट कर रहे हो तब का मौका देखकर आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा या बुरा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट हो चुके हैं, यहां से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगी, तो सबसे पहली सलाह यह है कि फिक्स्ड इनकम में आप लंबे समय तक पैसा कमिट मत कर दीजिए किसी भी एक प्रोडक्ट को। और दूसरा यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के द्वारा जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में मॉडिफाइड ड्यूरेशन करके एक टर्मिनोलॉजी फैक्ट शीट पे लिखी होती है, उस पर ध्यान रखिए कि वो कम से कम हो, यानी 3 साल से कम हो डेफिनेटली। अब इन दोनों चीजों को नजरिए में रखते हुए मीडियम टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखें तो फ्लोटिंग रेट फंड्स म्यूचुअल फंड्स के एक अच्छा नजरिया हो सकता है, वहां पर आप पैसा डाल सकते हैं। आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अगर आप सर्विस्ड है तो 2.5 लाख रुपए तक का डेफिनेटली आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। और अगर आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट साइट्स में कुछ देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस जैसी कॉर्पोरेट डिपॉजिट में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो वो एक 3 अलग अलग ऑप्शंस हो गए अगर आप मीडियम टर्म में कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे। और अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करने का सोच रहे तो मेरे 2 ऑप्शंस है स्वाति यहाँ पर। सबसे पहले तो आप डेफिनेटली जैसे अनिल जी भी रिकमेंड करे, LIC का PMVPY जो 7.4% दे रहा है आज, वो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। पर उसमें ध्यान रखिए कि हर क्वार्टर में रेट्स रिवाइज हो सकते हैं, वो नीचे भी जा सकते हैं। पर एक जो दूसरा ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो वो है ईडलवाइज का भारत बॉन्ड 2030। उसमें आज अगर आप निवेश करेंगे तो रफली 6.84% जैसा YTM निकल कर आ रहा है और ये स्कीम 2030 तक रहेगी। तो ये 3 या 5 ऑप्शंस हैं जो आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लिक्विडिटी नीड्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप पैसा निवेश कहाँ करना चाहते हैं स्वाति। ओके, तो ये हमने समझ लिया। आपने जिक्र यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और PMVVY मतलब प्रधानमंत्री वय वंदन योजना स्कीम का भी जिक्र किया। ये 2 ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो कि अनिल जी की लिस्ट में भी शामिल हैं। अनिल जी, सबसे ज्यादा जो ब्याज दरें गिरने की गाज है वो सीनियर सिटीजन्स पर गिरती है, उनको बहुत ज्यादा इसका नुकसान होता है। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, इन दोनों में ही ऐसी क्या खासियत है कि जो 60+ जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्कीम हो सकती है? ये तो हमें मालूम है कि 5-5 साल दोनों है, 15 लाख रुपए मिनिमम मैक्सिमम सीमा है जो डाली जा सकती है और पति पत्नी दोनों डाले तो 30 लाख तक की रकम पहुंच सकती है। इसके अलावा और क्या फायदे हैं इसके? देखिए, दोनों के बहुत ही अपने अलग अलग फायदे हैं और जैसे कि आपने बता दिया कि ये दोनों स्कीमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है उसका जो ब्याज की दर जो अभी है 7.4%, वो ऐसा नहीं है कि वो हर 3-3 महीने में चेंज हो सकती है। वो एश्योर्ड है, वो 5 साल की स्कीम नहीं है, वो 10 साल की स्कीम है। तो अगले 10 साल के लिए तो ये मुंह में पानी आने वाली बात है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कि अपना 15 लाख रुपए लगा दें और
बाद में चाहे ब्याज की दर कम हो के 4% रह जाए, 5% रह जाए, 3.5% रह जाए, लेकिन आपको 7.4% एनुअल डिवाइडेड इनटू मंथली, हर महीने की आपको जैसे पेंशन टाइप की इनकम अगले 10 साल तक एश्योर्ड है। तो इससे ज्यादा अच्छी क्या स्कीम हो सकती है? ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने पिछले साल जब कोविड चल रहा था तो बीच में इसको अनाउंस किया था। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में दोबारा बता देता हूं, ये 10 साल की स्कीम है। इसमें 7.4% एश्योर्ड है पूरे 10 सालों के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ ने ले लिया तो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 7.4 ही रहेगा पूरे 10 साल तक। और ये मंथली भी मिल सकता है आपको। 15 लाख रुपए लगाएंगे तो 9,250 रुपए हर महीने मिलेगा आपको। उसमें टीडीएस भी नहीं होता है, लेकिन इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। आपको खुद इस पे अपनी इनकम में डिक्लेयर करके इस पे टैक्स देना चाहिए। अगर आपको मंथली नहीं चाहिए तो आप क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफली भी ले सकते हैं। रही बात सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो वो जो स्कीम है वो 5 साल के लिए, वो आपने ठीक बताया। उसमें जो ब्याज की दर है वो 7.4% है। कल रात को हमें हल्का सा हार्ट अटैक आ गया जब ये खबर आई कि उस पर रिटर्न कम होकर 6.5% हो रही है। बट सुबह उठते ही जब वो एक खबर मिली कि वो वापस हो गया है सर्कुलर, तब जान में जान आई। लेकिन एक रात तक तो काफी लोगों को नींद नहीं आई होगी क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट थी। बट वो तो एक हिस्ट्री होगी। 7.4% अगले 5 साल के लिए, और वो भी क्वार्टरली इंटरवल पे। इसमें भी चेंज नहीं होगा। ये 7.4 जो है, अगर ये बाद में इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाते हैं तो जिसने अभी इन्वेस्ट कर दिया उसको 5 साल तक 7.4% ही मिलता रहेगा। और ये क्योंकि इन्फ्लेशन अभी 4-5% है। देखिए फिक्स इनकम में आपको अगर इन्फ्लेशन से 2-2.5% ऊपर मिल जाए तो आपको अपने आप को किस्मत समझना चाहिए। आपका सीधा सीधा कंपेरिजन होता है बैंक के फिक्स डिपॉजिट से। बैंक में अगर आप जाते हैं फिक्स डिपॉजिट कराने तो 1 साल का आपको मिलता है 5% ब्याज या 5.5%। और अगर इन्फ्लेशन ही आपका 5-5.5 है तो आपकी जो रिटर्न है, जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है बैंक फिक्स डिपॉजिट से, वो नेगेटिव हो जाती है। उसके चलते ये जो 2 स्कीमें जो आपने नाम लिए, जो मेरी लिस्ट में इंक्लूडेड है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, 15-15-15-15 करके एक जो कपल है 60 साल से ऊपर का, वो 60 लाख रुपए लगा सकता है और अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर सकता है, क्योंकि एश्योर्ड रिटर्न है और पेंशन टाइप का आपको इनकम आती रहेगी। एक स्कीम में 5 साल के लिए और दूसरी स्कीम में 10 साल के लिए। तो ये तो आपको फटाफट से झपट लेना चाहिए, इससे पहले कि कभी बाद में इसमें कुछ चेंज हो जाए या इसका इंटरेस्ट कम हो जाए 3 महीने के बाद, एक्सेट्रा। बेहतरीन सर, बिल्कुल सर। तो सीनियर सिटीजन मतलब सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए एक्सक्लूसिव है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। उसकी खूबियां बहुत अच्छे से अनुल जी ने समझाई। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद गोल्ड में निवेश नए वित्त वर्ष में कैसा आपके लिए फायदा लेकर आ सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण इक्विटी में निवेश के लिए आपको क्या करना है, कहां पर आप निवेश कर सकते हैं, ये भी समझेंगे। कीर्तन शाह हमारे साथ है और अनिल चोपड़ा हमारे साथ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। नए वित्त वर्ष की कैसे करें तैयारी, कौन से ऐसे निवेश के विकल्प है और साथ ही साथ कहां पर आपको करना है निवेश, हम समझ रहे हैं। अनिल चोपड़ा हमारे साथ है बजाज कैपिटल से और कीर्तन शाह सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हमारे साथ हैं। ये तो हमने समझ लिया कि कौन कौन से निवेश विकल्प सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पर, और उसके बाद हमने डेट की बात की है। कई और ऐसे विकल्प है जिसकी हम अब चर्चा करने वाले हैं, खास तौर पर इक्विटी। अब कीर्तन ये बताइए, इक्विटी से पहले इनफैक्ट हम गोल्ड मिस नहीं कर सकते हैं। साल 2020 तो सुनहरा साल रहा कीर्तन। अब जब हम
नए वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं तो गोल्ड के प्राइसेस जो है काफी ज्यादा करेक्ट हुए हैं। उतनी सुनहरी बढ़त हम नहीं देख पा रहे जितना हमने एक साल पहले देखा था। तो सोने में निवेश अगर किसी को करना है, क्या फायदे का सौदा हम माने नए वित्त वर्ष में, कितना रखना चाहिए, और जो इतने सारे विकल्प है सोने के उसमें से कौन सा बेहतरीन विकल्प आपको लगता है? स्वाति, अगर आप देखेंगे कि पीक से ऑलरेडी सोना 20% जितना गिर चुका है। इनफैक्ट ये कैलेंडर ईयर में 10% जितना ऑलरेडी सोना गिर चुका है। अब सोना कहाँ मूव होगा ये समझने के लिए दो बहुत सिंपल सी चीजें समझनी जरूरी है, क्योंकि सोना ना डिविडेंड देता है ना उसके और कोई फंडामेंटल्स है। सोना दो चीजों पे या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। सबसे पहले तो डॉलर, क्योंकि सोने को डॉलर में खरीदा जाता है इंटरनेशनली, तो डॉलर जितना महंगा होता है उतनी सोने की डिमांड कम हो जाती है और इंटरनेशनली सोने के भाव गिर जाते हैं, राइट। इसीलिए आप जो देख रहे फिलहाल जो सोने में करेक्शन हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है। पर अब देखिए, डॉलर ऊपर जाने का सोने पे इंटरनेशनल मार्केट में तो काफी असर होता है, पर इंडियन मार्केट में उसका असर थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जब डॉलर ऊपर जाता है, मान लीजिए $1.70 से $1.80 हो गया, तो इंडिया में आपने पुराना लिया हुआ सोना भी $1.80 पे तोलकर उस हिसाब से भाव निकाला जाता है। तो अगर सिंपल तरीके से कहूं तो डॉलर ऊपर जाने से सोना गिर सकता है, पर अगर डॉलर टर्म में सोना 10% गिर रहा है तो शायद रुपी टर्म में सोना 5 या 6% गिरेगा, क्योंकि वो 4 या 5% का रुपी का डेप्रिसिएशन सोने के लिए एडवांटेजियस है, राइट। और दूसरा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, तो आप देख लीजिए हिस्ट्री में जब भी इन्फ्लेशन ऊपर जाता है आप देखते हो सोना इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे देता है। तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉलर यहां से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो डेफिनेटली रुपी टर्म में थोड़ा सा गोल्ड पे प्रेशर बना रहेगा। पर अगर आप 3 साल का नजरिया रखें तो यहां से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स दोनों ऊपर जाने वाले हैं, जो सोने के लिए पॉजिटिव है, और सोना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल बन सकता है इस समय पर 3 साल का नजरिया जरूर रखें। अब 2 प्रोडक्ट्स है सोने में जो काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको हर साल 2.5% गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री है। एक ही प्रॉब्लम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, क्योंकि ये 7-8 साल की स्कीम है, मैच्योरिटी इस प्रोडक्ट की आपको सोने का भाव उस समय पे जो भी होगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर वो आपके डाले हुए प्राइस से कम भी हो तो भी। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऑप्शन दिया जाए तो मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से गोल्ड ETF में ज्यादा निवेश करना पसंद करूंगा। ओके, तो गोल्ड ETF एक पसंदीदा निवेश विकल्प कीर्तन का। गोल्ड से थोड़ा सा हटके, मुझे मालूम है अनिल जी आपको भी गोल्ड काफी पसंद है, उसकी वजह भी हमने समझ ली, लेकिन मैं आपसे एनपीएस के बारे में समझना चाहती हूँ। एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट जो एटीसी के अतिरिक्त बेनिफिट आपको देता है। एनपीएस मार्केट लिंक भी है, तो नए साल में एक नया अच्छा विकल्प ऑप्शन तमाम निवेशकों के लिए है एनपीएस के रूप में। देखिए, एनपीएस जो है मेरे हिसाब से अगेन एवरी इंडियन सिटीजन, चाहे आप शॉपकीपर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप सैलरीड हैं, चाहे आप इवन हाउसवाइफ हैं, हर एक इंसान को, इवन एनआरआई भी ले सकते हैं। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट जानने योग्य बात है कि कुछ लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे होंगे जो भी शायद एनआरआई हो, तो एनपीएस एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर एक कोई निवेश कर सकता है। बस एक ही कंडीशन है कि आप 18 साल से बड़े और 65 से छोटे होने चाहिए, जिसमें हमारी काफी बड़ी पॉपुलेशन आ जाती है। और ये एक तीर से कई सारे निशाने रखते हैं जब आप एनपीएस में जाते हैं। देखिए, जब आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो डिसिप्लिन आता है, आपकी सेविंग करने की हैबिट बनती है, और साथ में ही आपको सेक्शन 80 CCD का बेनिफिट मिलता है। अब 50,000 रुपए निवेश करते हैं, 15,000 रुपए आपका टैक्स बच जाता है, क्योंकि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में। तो आप सोचिए, आपने लगाया सिर्फ 35,000, वो स्टेटमेंट आपको मिल रही है 50,000 रुपए की। और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप इसमें निवेश करते रहेंगे। फिर जब आप रिटायरमेंट होने की सोचते हैं, और रिटायरमेंट जो एनपीएस से है वो आपके नॉर्मल रिटायरमेंट से अलग है। हो सकता है आप जॉब से रिटायर कर जाए 58 में या 60 में, लेकिन एनपीएस से आप रिटायरमेंट खुद चुनते हैं। आप 62 में, 65 में, 70 तक कोई भी उम्र चुन सकते हैं। जब आप एनपीएस से रिटायरमेंट लेते हैं उस वक्त तक जितना भी पैसा आपका ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है एनपीएस का, पेंशन प्लस निवेश स्कीम, जैसा आपने बताया है। समय थोड़ा कम है अनिल जी, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूं, माफ कीजिएगा। इक्विटी में निवेश, कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है बताइए कीर्तन जिसमें निवेश किया जा सकता है इक्विटी में फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, और कौन से सेक्टर है जो फोकस में रह सकते हैं?
सो स्वाति, सबसे पहले तो अगर आप ब्रॉडली देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मल्टी कैप स्कीम में पैसा लगा दे एज अ रिटेल इन्वेस्टर, और फंड मैनेजर को डिसाइड करने दे कि कहाँ पैसा कौन से सेक्टर में और कौन से मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगेगा, तो वो सबसे बेस्ट विकल्प है। पर अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल जाना चाहते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि रूरल, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और इंफ्रा, ये 4 सेक्टर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। और क्योंकि इन चारों सेक्टर्स को मिड कैप्स में आप अच्छे से खेल सकते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है मल्टी कैप में पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी, जो फ्लेक्सी कैप हो गया अभी, और मिड कैप में डीएसपी मिड कैप, ये दोनों फंड्स में आप अपने अगर रिस्क प्रोफाइल में बैठते हैं तो डेफिनेटली चूज कीजिए। तो इक्विटी की बात हो गई, डेट की हमने चर्चा की, गोल्ड की हमने चर्चा की, और कैसे आप एनपीएस और पीपीएफ या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जैसी छोटी बचत योजना से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लो इंटरेस्ट रजीम तो है जरूर, लेकिन आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने लक्ष्य आधारित अगर निवेश करेंगे फाइनेंशियल ईयर में और एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाएंगे, थोड़ा फिक्स इनकम, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक बेहतरीन हेल्दी पोर्टफोलियो जरूर बनेगा। और इसकी बारीकियां समझाने के लिए बहुत शुक्रिया कीर्तन, और बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपका हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट, डबल रिप टीएमटी बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील, और पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं।